एक हिंदू लड़की जब पहली बार आईएएस अधिकारी बनती है तो सबसे पहले बनारस के एक गांव के एक छोटे से झोपड़े पर जाती है। उस झोपड़े के अंदर एक बुजुर्ग मौलाना रहा करते थे। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और उन्हें आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। वो महिला अधिकारी उनके झोपड़े पर जिस वक्त पहुंची थी उस वक्त वो मौलाना अपनी झोपड़ी के अंदर आराम कर रहे थे। महिला अधिकारी झोपड़ी के अंदर एंट्री करती है और कहती हैं कि अब्बू उठो, मैं आ चुकी हूं। अब जैसे वो मौलाना अब्बू नाम का शब्द सुनते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है तो वो महिला अधिकारी को पहचान नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि बेटी कौन हो तुम? महिला अधिकारी कहती हैं कि अब्बू मैं शिवानी शर्मा हूं, आप मुझे भूल गए क्या? अब जैसे वो शिवानी शर्मा नाम सुनते हैं काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं और उन महिला अधिकारी को अपने गले लगा लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान, एक और कहानी लेकर आपके लिए आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की लगन है, आप अपनी मंजिल पर हर हाल में पहुंचना चाहते हो, उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर चाहे आप कितने गरीब इंसान क्यों ना हो, आपके पास कोई साधन हो या फिर ना हो, लेकिन आपकी मेहनत सच्ची है, आपकी लगन पक्की है, तो फिर ये कायनात भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर मानती है। कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आते हैं जो आपके जीवन में उस समय भगवान का काम करते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपकी हर मदद भी करते हैं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। ये पूरी कहानी सन 1993 में सामने आई थी और इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। इस गांव के अंदर एक परिवार रहता था। परिवार के अंदर ईश्वर चंद्र शर्मा थे, उनकी पत्नी सावित्री शर्मा थी। दोनों पति पत्नी एक छोटे से झोपड़े में रहा करते थे और ईश्वर चंद उस समय खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। शादी की उनके महज 2 साल हुए थे। इसी बीच उनको एक संतान भी होने वाली थी। दोनों ही पति पत्नी ने अपने बच्चे के लिए काफी सपने सजो कर रख रखे थे। ईश्वर चंद अपने बच्चे के जन्म से पहले ही कहते थे कि मैं अपने बच्चे को काफी ज्यादा पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसे एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। और उनकी पत्नी भी अपने पति के इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश थी। अब समय आता है उनकी पत्नी की डिलीवरी का। हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, यानी वो गुजर जाती हैं। डॉक्टर आकर बताता है कि डिलीवरी के समय काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, इसीलिए हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। अब ईश्वर चंद के जीवन में उनकी पत्नी तो चली जाती हैं, लेकिन ईश्वर चंद को एक बेटी दे जाती है। ईश्वर चंद अपनी बेटी का नाम रखते हैं शिवानी शर्मा। शिवानी को वो शुरू से ही काफी ज्यादा पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए जैसे ही बेटी 5 साल की होती है उसका स्कूल के अंदर एडमिशन करा देते हैं। उसकी पढ़ाई पर शुरू से ही फोकस करते हैं। स्कूल छोड़कर आना, स्कूल से लेकर आना, एक माता का और एक पिता का दोनों किरदार ईश्वर चंद निभाने लगते हैं। अपनी बेटी को किसी भी तरह की कोई कमी का वो एहसास नहीं होने देते। वो कोशिश यही करते हैं कि इसको कभी भी अपने जीवन में माँ की कमी ना खले। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही होती है और बच्ची भी पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार होती है। शुरू से ही उसके स्कूल में ही काफी अच्छे नंबर आया करते थे, चाहे वो यूकेजी क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, वो शुरू से ही अव्वल रहना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो हाई स्कूल का समय आता है। हाई स्कूल की उसने उस समय परीक्षा दी होती है, दिन रात उसने मेहनत की होती है। उस समय हाई स्कूल पास करना काफी ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, तो हाई स्कूल पर उसका पूरा फोकस था। उसने कम साधनों में भी पढ़ाई की और हाई स्कूल की परीक्षा दी। लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद ईश्वर चंद को अचानक से अटैक आता है, उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। ईश्वर चंद अपनी बेटी शिवानी शर्मा को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं।
उनके परिवार के काफी सारे लोग अंतिम संस्कार में इकट्ठा होते हैं। अब अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग ये डिसीजन करते हैं कि इस बच्ची को कौन रखेगा और कौन लेकर जाएगा। तो सभी की सहमति से डिसीजन ये होता है कि लड़की की जो बुआ है शिवानी शर्मा उनके साथ चली जाएगी। लड़की की बुआ शिवानी शर्मा को अपने साथ लेकर एक शहर में चली जाती हैं, जो कि बिहार का ही एक जिला पड़ता है। पटना के आसपास में जिला होता है, वहां पर उनका घर होता है और वो उसके साथ वहां चली जाती है और रहना शुरू कर देती है। लेकिन बुआ के अंदर कुछ कमियां थी। बुआ शिवानी शर्मा को लेकर तो आ गई थी, मगर शिवानी को अपनी औलाद जैसा कभी भी नहीं मानती थी। उसके साथ शुरू से ही एक नौकरानी की तरह बिहेव करना उसने शुरू किया। घर के काम करवाया करती थी, साफ सफाई करवाया करती थी, मानो कि शिवानी के रूप में उसकी बुआ को एक नौकरानी मिल गई हो। शिवानी इससे काफी ज्यादा परेशान थी। वो इन सब कामों को नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका पूरा फोकस पढ़ाई पे था। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था कि उसे बड़ा अधिकारी बनना है, जो कि उसके पिता ने उससे कहा था। हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट आता है। वो अपनी बुआ को हाई स्कूल की परीक्षा का जब रिजल्ट दिखाती है तो उसकी बुआ भी हैरान हो जाती है। शिवानी ने अपने पूरे जिले के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था, उसने टॉप किया था, लेकिन उसकी बुआ को उसका टॉप करना पसंद नहीं आया। वो कहती है कि पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं है, तुम इस पर ध्यान मत दो, और अब हाई स्कूल तुमने कर लिया है, आगे की पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी नहीं कराऊंगी और तुम्हें घर पर रहना है, काम धंधा करना है, और 1-2 साल बाद मैं तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। अब शिवानी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसकी बुआ उसे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देगी, तो उसके आने वाले फ्यूचर का क्या होगा। वो दिन रात घर से निकलने का, घर से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन भाग नहीं पाती है। अब एक दिन क्या होता है कि पूरा परिवार उसकी बुआ का एक शादी में गया होता है। वो शिवानी को घर पर अकेला छोड़ जाता है। अब शिवानी के पास यही मौका था उस घर से भागने का और अपने जीवन में कुछ करके दिखाने का। वो हाई स्कूल जरूर पास किया था उसने, कम उम्र भी थी, लेकिन वो बड़ा डिसीजन लेती है। लड़की होने के बाद भी वो कुछ सामान, अपना जरूरत की चीजें पैक करती है और सीधे निकल जाती है रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन में बैठती है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है तो उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर उसे कौन से रेलवे स्टेशन पर उतरना है। वो महज अपनी बुआ से छुटकारा पाना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब एक लड़का उसे ट्रेन में काफी देर से घूर रहा था। वो उसे नोटिस कर रहा था कि आखिर लड़की के साथ कोई है या फिर नहीं है। अब शिवानी भी उस लड़के को कंटिन्यू देख रही थी कि वो लड़का उस पर निगाह बनाए हुए है। शिवानी समझदार भी थी। शिवानी को अच्छे बुरे की भी समझ थी, क्योंकि वो हाई स्कूल में होने के साथ साथ पढ़ने में तेज थी, इसीलिए उसका दिमाग काफी तेज था। शिवानी तुरंत समझ जाती है कि इस लड़के की मुझ पे गलत नजर है। अब जैसे अगला स्टेशन आता है, वो स्टेशन होता है बनारस। वो बनारस में उस स्टेशन पर उतर जाती है। उतरते ही वो लड़का भी उस लड़की के पीछे उतर जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो लड़की उससे छुपती है, बचती है और वहां से भागती है। भागते भागते एक मोहल्ले में पहुंच जाती है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही होता है, और एक मस्जिद वहां पर होती है। वो मस्जिद के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सुबह 4 बजे का समय होता है, तो उसे एक मौलाना दिखते हैं। वो मौलाना उस समय मस्जिद में अजान देने जा रहे थे। वो तुरंत आवाज लगाती है और कहती है कि बाबा बाबा मुझे बचाओ, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। वो तुरंत उस लड़की को मस्जिद के अंदर ले जाते हैं और फिर खुद बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें वाकई में एक लड़का दिखता है। वो उस लड़के को वहां से भगा देते हैं। वो लड़का भी थोड़ा डर जाता है कि मस्जिद का मामला है, कहीं अंदर और लोग ना हो जो मेरी पिटाई कर देंगे। लड़की को वो बिठाते हैं और बिठाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं। उस वक्त सुबह का समय था, चाय वगैरह पिलाते हैं, लड़की को शांत करते हैं, क्योंकि शिवानी शर्मा काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो शिवानी से कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम और कहां से आई हो और आखिर क्या चाहती हो। तो शिवानी पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता थे, मेरे पिता एक्सपायर हो गए थे, मेरी बुआ मुझे ले आई थी और मैं उसके बाद यहाँ पर भाग के आ गई हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। और मौलाना उस बच्ची की जैसे ही बातें सुनते हैं तो उन्हें काफी उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरा एक छोटा सा झोपड़ा है, अगर हो सके तुम वहीं पर रहना और अपनी पढ़ाई अगर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा दूंगा।
मौलाना उस बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं और उसका स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं, उसकी आगे की एजुकेशन वो स्टार्ट करा देते हैं। 11th करती है, वो 12th करती है और तकरीबन 2 साल उन मौलाना के पास में रहती है। उस वक्त वो मौलाना उस बच्ची का सारा खर्चा उठाते हैं, उसकी स्कूल की पढ़ाई तक का भी। अब 12th में जब शिवानी शर्मा के नंबर आते हैं तो पूरा गांव उसके नंबर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने फिर से टॉप किया था, उसने फिर से बाजी मारी थी और पूरे एरिया में उसका नाम हो गया था। अब वो मौलाना साहब उस बच्ची से कहते हैं कि बेटी देखो, हम तो ज्यादा पढ़े लिख के हैं नहीं, लेकिन अब तुम ही बताओ कि तुम अधिकारी कैसे बनोगी, क्योंकि तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अधिकारी बन जाओगी। मैंने तुम्हारे अंदर शुरू से ही लगन देखी है। तो शिवानी शर्मा कहती है कि अब्बू मुझे अब बाहर जाना पड़ेगा, मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मैं इलाहाबाद जाना चाहती हूँ, वहां जाकर पढ़ना चाहती हूँ, मैंने वहां का काफी ज्यादा नाम सुना है। तो वो मौलाना अपने कुछ संपर्क निकालते हैं, कुछ दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो उस बच्ची को इलाहाबाद पहुंचा देते हैं। वो इलाहाबाद एक पीजी में रहना शुरू करती है और उसका एक कॉलेज के अंदर भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन शिवानी शर्मा अपने अब्बू, यानी जिन मौलाना को वो अब्बू कहने लगी थी, उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी कमाई कम है और वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं। इसलिए वो पीजी की लड़कियों से पूछती है, पीजी की लड़कियों से बताती हैं कि तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकती हो, एक पास में ही होटल है, वहां पर तुम या तो खाना बनाने का काम कर सकती हो या फिर तुम वेटर का काम कर सकती हो, वहां तुम्हारी कमाई हो जाया करेगी और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा वहां से निकल जाएगा। वो तुरंत अपनी सहेलियों के साथ में उस होटल पर जाती है, होटल मालिक से बात करती है, होटल मालिक उसे वेटर का काम देता है और रख लेता है। काफी अच्छा और काफी बड़ा उस समय इलाहाबाद में वो होटल था, काफी ज्यादा चलता था। तो होटल मालिक ये देखता है कि वो लड़की रोज काम करने आती थी और काफी मेहनत और लगन से काम करती थी। तो होटल मालिक एक दिन उसे बुलाकर उससे पूछता है कि बेटी तुम आधे दिन काम करती हो, पूरे दिन क्यों नहीं करती हो, पूरे दिन करोगी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो बच्ची बताती है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। वो पूरी कहानी उन्हें भी बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरी अब तक की पढ़ाई हुई है और मैं बस एक अधिकारी बनना चाहती हूँ। अब जैसे ही होटल के मालिक को उसकी पूरी कहानी पता चलती है तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है, जिसका कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। उनकी बेटी भी एक अधिकारी बनना चाहती थी, जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करती थी और वो अपनी बेटी को पढ़ाते भी थे। तो वो तुरंत अपने मन में डिसीजन लेते हैं कि अब मेरी बेटी ने जो सपना देखा था वो सपना ये बच्ची पूरा करेगी। वो तुरंत उस बच्ची से कहते हैं कि आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है शिवानी, तुम मेरे पास रहोगी और मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है मैं दूंगा। आज से तुम जी तोड़ मेहनत करो और दिल लगा के पढ़ो। अब जैसे ही शिवानी को ये बात पता चलती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो काम पर जाना बंद कर देती है, बस उन होटल मालिक को एक तरह से अपना पिता मान बैठी है। तो उनसे मुलाकात करने जाती है और वो सारा का सारा खर्चा उठाते हैं। वो होटल मालिक भी उसे इतना अच्छा इंसान मिलता है। मैंने कहा था शुरू में कि जब आपकी लगन सच्ची है, मेहनत पक्की है, तो फिर कायनात भी आपको मिलाने की कोशिश करती है, कोई ना कोई आपका जरिया बन ही जाता है। इसी तरह शिवानी का भी वो व्यक्ति होटल मालिक जरिया बना। उन्होंने शिवानी की ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई, उसके बाद शिवानी को उन्होंने दिल्ली भेजा। दिल्ली में शिवानी ने 2 साल कोचिंग की। 2 साल की कोचिंग में वो आईएएस अधिकारी बन गई। आईएएस अधिकारी बनने के बाद वो ट्रेनिंग पे गई, उसके बाद उसे एक डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया। उस होटल मालिक को काफी ज्यादा खुशी हुई। उसने अपनी बेटी मान लिया था कि जो बेटी उसकी एक्सपायर हो गई थी वो उस बेटी में शिवानी को देखने लगा था, इसीलिए उसका सपना पूरा हुआ। उसके बाद शिवानी को याद आता है तुरंत उन मौलाना के बारे में जिन्होंने उसकी उस समय मदद की थी, जिनकी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंची। वो अधिकारी बनते ही सबसे पहले उस झोपड़ी पर जाती है और उन मौलाना साहब को बताती है कि अब्बू आज मैं अधिकारी बन गई हूं और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका भी है, मेरे पिता का भी है, आपका भी है और उन होटल मालिक का भी है जिन्होंने मेरी ग्रेजुएशन करवाई और मेरी कोचिंग की सारी फीस का जिम्मा उठाया। अगर आप लोग मेरे जीवन के अंदर ना होते तो मैं शायद एक अधिकारी नहीं बनती। ये कहानी काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी जब लोगों के सामने आई। हर किसी ने उस महिला अधिकारी की जमकर तारीफ की। उन लोगों की भी काफी ज्यादा चर्चा हुई जिन मौलाना ने उसकी हाई स्कूल में पढ़ाई कराई थी, फिर साथ में उस
होटल मालिक की भी, जिसने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और एक पिता की तरह उसका पूरा जिम्मा उठा लिया। लड़की की कुछ समय बाद शादी भी हो गई एक अधिकारी रैंक के व्यक्ति से ही। अब लड़की ने उन मौलाना साहब को अपने ही साथ रखना शुरू कर दिया। जब तक वो मौलाना जिंदा रहे, उस महिला अधिकारी ने उन मौलाना को अपने पास ही रखा और एक बेटी बनके उनकी सेवा करी। इस कहानी को आपके सामने लाने का बस यही मकसद था कि आज के समय में देखो, अगर आपकी लगन पक्की है, मेहनत सच्ची है, तो फिर आप कुछ भी कर गुजर सकते हो, जैसा कि इस महिला अधिकारी यानी शिवानी शर्मा ने किया। और क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अगर आज के समय में इंसानियत देखी जाए तो फिर जो मौलाना ने किया और जो उस होटल मालिक ने किया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी पर, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए, इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।